नमस्कार। आज मैं पेशोला की प्रतिध्वनि कविता का तीसरा पार्ट लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले पार्ट में आपने इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद की संक्षिप्त जीवनी तथा कविता का सारांश सुना, साथ ही पहला पद्यांश की व्याख्या। दूसरे पार्ट में महाराणा प्रताप की संक्षिप्त जीवनी तथा दूसरे और तीसरे पद्यांश की व्याख्या। चूँकि इस कविता के 6 भाग हैं, आज मैं प्रारंभ से ही सभी भागों की व्याख्या शब्दार्थ सहित बताऊंगी। कवि जयशंकर प्रसाद स्वदेश प्रेम तथा राष्ट्रीय गौरव के कवि हैं। इनके काव्य की प्रमुख विशेषता यही है कि उसमें भारत के पुराने गौरव का भव्य चित्रण पाया जाता है। उनके संपूर्ण साहित्य का एक ही उद्देश्य है और वह है राष्ट्रीय गौरव गरिमा से देशवासियों को परिचित कराना तथा उनकी अज्ञान निद्रा को भंग करके उनको सजग बनाना। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश का भविष्य अंधकारमय है। मेवाड़ यानी भारत के अतीत के महान परंपरा को लोग भूल गए हैं। इसलिए महाराणा प्रताप के माध्यम से कवि राष्ट्र के सम्मान और रक्षा की बात करते हैं। क्लिष्ट शब्दों के पहले मैं अर्थ बता दूं। अरुण, लाल, बिंब, गोला, निर्धूम, बिना धुएं के, पिंड, ठोस, विवर्तन, चक्कर, विरल, कम, प्रवर्तन, नवीन, आचार, विचारे, परिवर्तन, श्रमित, थका हुआ, आहुति, हवन सामग्री, सतत, निरंतर, कर, माला, किरण समूह, वदान्यता, उदारता, दानशीलता। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से संकलित है। लहर संग्रह की कविता है। इसका शीर्षक है पेशोला की प्रतिध्वनि। कवियां पेशोला झील के जल में पड़ने वाली महाराणा के महलों की परछाई का वर्णन करना चाहते हैं। संध्या काल में वहां के दृश्य का चित्रण कवि इसकी पृष्ठभूमि के रूप में कर रहे हैं। अरुण करुण बिंब, वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड। कवि कहते हैं कि पश्चिमी आकाश में सूर्य का लाल करुणापूर्ण गोला है। वह धुएं से रहित तथा भस्महीन जलता हुआ ठोस नक्षत्र है। विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों में श्रमित नमित सा पश्चिम के व्योम में है आज निर्लंब सा। वह सांसारिक चक्रों तथा अन्य नवीन आचार विचारों से थका और झुका हुआ सा तथा बेसहारा सा पश्चिमी आकाश में स्थित है। आहुतियां विश्व की अजस्त्र लुटाता रहा, सतत सहस्त्र कर माला से तेज ओज बल जो वदान्यता कदम्ब सा। वो अपनी हजारों किरणों के हाथों से अपने तेज शक्ति तथा ओज की अपार आहुतियां निरंतर कदम्ब सी उदार और दानशील होकर विश्व को लुटा रहा है। ये कदम्ब क्या है? जिस प्रकार से कदम के बारे में आप जानते ही होंगे। ये एक प्रसिद्ध फूलदार वृक्ष है। इसके फल गोल होते हैं, नींबू के तरह गोल होते हैं और फूल फलों के ऊपर ही होते हैं। फूल छोटे और खुशबूदार होते हैं। वर्षा ऋतु में जब यह खिलता है, वृक्ष अपने हल्के पीले रंग के छोटे छोटे फूलों से भर जाता है। ग्लूकोसिड्स, क्लिनोविक एसिड आदि रासायनिक तत्वों की भरमार होती है इनमें, जिनकी वजह से कदम्ब देव वृक्ष की श्रेणी में आता है। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं, निचली पंक्ति को देखें पुनः,
आहुतियां विश्व की अजस्त्र लुटाता रहा सतत सहस्त्र कर माला से, तेज ओज बल जो वदान्यता कदम्ब सा। अर्थात हजारों किरणों के हाथों से अपने तेज शक्ति तथा ओज की अपार आहुतियां निरंतर कदम सी उदार और दानशील होकर विश्व को लुटा रहा है। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, साहित्यिक खड़ी बोली है, मुक्त छंद, रूपक, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार हैं इसमें। पहले मैं इस पद्यांश के क्लिष्ट शब्दों का अर्थ बता दूं। पेशोला, पिछोला झील, उर्मियां लहरें, चित्रसारी चित्रशाला, दग्ध जला हुआ, अवसाद दुख, धूसर धूल से सने हुए, विजन इसका अर्थ होता है निर्जन, अनंत आकाश, कालिमा कालापन अथवा अंधेरापन, दुंदुभी नगाड़ा, ये एक वाद्य यंत्र है नगाड़ा, मृदंग ढोलक जैसा एक ताल वाद्य, तुर्य तुरही। पेशोला की उर्मियां है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र साड़ी में। संध्या का समय है, पश्चिम में सूर्य अस्त हो रहा है। महाराणा के महलों की परछाई पिछोला झील में बन रही है। कवि कहते हैं कि पिछोला झील में उठती हुई लहरें शांत हैं। झील के जल में उसके तट पर उगे हुए वृक्षों का प्रतिबिंब बन रहा है, जो चित्रों से जड़ी हुई तरल चित्रशाला जैसी लगती है। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के दग्ध अवसाद से। महलों के प्रतिबिंब उस जल में अपने गत वैभव का विचार कर विषाद मग्न से दिखाई देते हैं। धूसर जलदखंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में। वे वीरान आकाश में धूल के रंग के बादलों के टुकड़ों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभी मृदंग तुर्य शांत स्तब्ध मौन है। धीरे धीरे छाने वाला अंधकार संध्या पर लगे कलंक जैसा लग रहा है। वहां महलों के प्रतिबिंब में पूर्ण निस्तब्धता है तथा पहले की तरह नगाड़ों, मृदंग, तुरही आदि बाजों की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार है और मुक्त छंद है। तीसरे पद्यांश के क्लिष्ट शब्दों का मैं अर्थ बता दूं। व्योम आकाश, विचलेगा विचलित होना, अस्थिमांस हाड़ मांस का मनुष्य, प्रलयोल का प्रलयंकारी कठोर पत्थर, निकष कसौटी, अट्टहास मुक्त हंसी, दृप्त प्रबल, फुत्कार फुपकार। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। पेशोला झील में उदयपुर के महाराणाओं के महल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। वे स्वदेश वासियों से पूछ रहे हैं कि क्या उनमें कोई ऐसा देश प्रेमी है जो उनके अतीत के गौरव को पुनः स्थापित कर सके। कवि कहते हैं कि सायंकाल सूर्यास्त का समय है, झील के आसपास पूर्ण शांति छाई है, किंतु तब भी आकाश में यह पुकार गूंज रही है कि देश की पुरानी गरिमा और गौरव की सुरक्षा का भार कौन उठाएगा। कौन ऐसा दृढ़ संकल्प वाला होगा जो अविचलित रहकर अपना यह उत्तरदायित्व तो पूरा करेगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोंक कर लोहे से, परख कर वज्र से। इतने लंबे पराधीनता काल में देशवासियों में जो दुर्बलता आ गई है, उसको दूर कर उनको दृढ़ और मजबूत कौन बनाएगा। उनमें लोहे और वज्र जैसी कठोरता कौन पैदा करेगा। प्रलयोल्का खंड के निकष पर कसकर चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन।
साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धुले सी उड़ेगी किस दृप्त फुटकार से। अपने आत्मविश्वास तथा दृढ़ता को कठिन परिस्थितियों के कठोर पत्थर की कसौटी पर कसकर देखने तथा लोगों के मन में चूर चूर होकर बिखरी हुई स्वदेश और स्वसंस्कृति से प्रेम की भावना को पुनः जगाकर विजय के उत्साह उनमें कौन भरेगा। किस वीर की प्रबल फुफकार के सामने देश का हित करने में लगे नरपिशाचों के प्रयास धूल के समान उड़ जाएंगे। धूली सी उड़ेगी किस दृत फुफकार से। किस वीर की प्रबल फुफकार के सामने देश का हित करने में लगे नरपिशाचों के प्रयास धूल के समान उड़ जाएंगे। इसमें देश के पुरातन गौरव और गरिमा को पुनर्स्थापना का आह्वान किया गया है। वीर रस है, राष्ट्रीय गौरव को जागृत किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है। रूपक उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश तथा प्रश्नालंकार हैं। अब मैं चौथे पद्यांश के क्लिष्ट शब्दों का अर्थ बता दूं। भार उत्तरदायित्व, ऊंची छाती कर साहस एवं दृढ़ता के साथ श्रृंग पर्वत की चोटी। कौन लेगा भार, यह जीवित है कौन। प्रस्तुत पद्यांश में रचयिता जयशंकर प्रसाद ने उदयपुर के पेशोला झील अर्थात पिछला झील में पड़ते यहाँ के महलों के प्रतिबिंब को देखा तो उनको स्वदेश के गौरवपूर्ण अतीत की याद आई। उन्हें लगा कि ये महल लोगों का आह्वान करके कह रहा है कि उस प्राचीन गरिमा को पुनर्स्थापित करें। झील में पड़ रही महलों की परछाई पूछ रही है कि देश के प्राचीन गौरव एवं गरिमा पुनर्स्थापित करने का महान दायित्व आज कौन उठाएगा। पराधीनता में जकड़कर देशवासी महान पुरातन संस्कृति को भुला बैठे हैं। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूं मेवाड़ मैं। वे जीवित रहकर भी मरे हुए से हैं, उनमें उत्साह और कोई साहस नहीं है। ये महल पूछ रहे हैं कि क्या कोई साहसी पुरुष आगे आएगा और सिद्ध करेगा कि वह जीवित है। वह अपनी छाती ठोक कर कहेगा कि मैं मेवाड़ हूं, मैं मेवाड़ और स्वदेश का सच्चा सपूत हूं। अरावले श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। मेरा सिर स्वदेश के गौरव से अरावली पर्वत की चोटी के समान ऊंचा उठा हुआ है। ये परछाइयां ललकार कर कह रही हैं कि कोई साहसी देश प्रेमी उसके आह्वान से आगे आए और ये जिम्मेदारी उठाए, अन्यथा ऐसा लगेगा कि देश में कोई वीर पुरुष है ही नहीं। इस पद्यांश में कवि ने स्वदेश प्रेम का संदेश दिया है। स्वदेशवासियों को साहस का प्रदर्शन करने तथा प्राचीन स्वदेश के गौरव को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया है। साहित्यिक सरल भाषा है, उपमा, अनुप्रास तथा प्रश्न अलंकार है। अब मैं पांचवें पद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ बता दूं। खेवा नौका, अंधड़ आंधी, पारावार समुद्र, गहन नियति दुर्भाग्य, धीवर नाविक, सफरी मछली। आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। पिछोला झील में बनने वाले महलों के प्रतिबिंब स्वदेश में व्याप्त पराधीनता तथा देश की प्राचीन अस्मिता के प्रति उपेक्षा का भाव देखकर निराश है। कवि कहते हैं सर्वत्र निराशापूर्ण वातावरण है। पराधीनता और गौरवशाली भूतकाल के प्रति व्याप्त अज्ञान के वातावरण में स्वदेश की नौका की पतवार थामने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। चारों तरफ निराशा और उपेक्षा का अंधेरा दुर्भाग्य के समान छा रहा है। आशा के प्रकाश की एक रेखा भी दिखाई नहीं दे रही है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफड़ी सी अटकी है किसकी आशा में।
समय का नाविक देश की इस नौका को अज्ञात अनंत सागर में खींचे ले जा रहा है। उसकी सांस किसी जाल में फंसी मछली के समान उस आशा में अटकी है कि वीर पुरुष आगे आएगा और स्वदेश को इस पराधीनता और निराशा के जाल से मुक्त करेगा। इसमें कवि ने स्वदेश में व्याप्त निराशा और हीनता के भावों पर दुख व्यक्त किया है। कवि ने देशवासियों को पराधीनता और निराशा से मुक्त होकर भारत के पुरातन गौरव को पुनः स्थापित करने की प्रेरणा दी है। तत्सम शब्दावली युक्त प्रवाहपूर्ण खरी बोली है, मुक्त छंद है, वीर रस है, उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार हैं। ये छठा और अंतिम पद्यांश है। अब मैं क्लिष्ट शब्दों के अर्थ बता दूं। पेशोला पिछोला झील, जलमंडल झील में भरा पानी, विकल व्याकुल, काया शरीर, प्रताप महाराणा प्रताप, प्रतिध्वनि गुंज। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गुंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। कभी स्वदेश में व्याप्त पराधीनता को देखकर व्याकुल हैं, वह देश के पुरातन गौरव की उपेक्षा देखकर भी पीड़ित हैं। वह झील में बने महाराणा के महलों का प्रतिबिंब दिखाकर लोगों को सजग और सावधान करना चाहते हैं। कहते हैं, उदयपुर की पिछोला झील की विशाल जलराशि में स्वदेश वासियों को देश में व्याप्त पराधीनता तथा उपेक्षा के प्रति सजग करने वाले प्रेरणास्पद शब्द आज भी घूमते से लग रहे हैं। उनमें व्याकुलता भरी हुई है, किंतु वैसी गूंज आज सुनाई नहीं दे रही। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। यह महाराणा प्रताप का वही मेवाड़ है, उसकी गौरव रूपी काया आज भी इस झील के जल में दिखाई दे रही है। महलों के ये प्रतिबिंब उस मेवाड़ के पुरातन इतिहास और गौरव का स्मरण कराते हैं, किंतु आह्वान से भरे हुए उन शब्दों की वह प्रतिध्वनि आज सुनाई नहीं दे रही। इस पद्यांश में कवि ने देश के पुरातन गौरव के प्रति उपेक्षा की भावना पर क्षोभ व्यक्त किया है। देश के युवक महाराणा प्रताप की तरह स्वदेश की स्वाधीनता तथा पुरातन गौरव की सुरक्षा में लगे, ये कवि चाहते हैं। भाषा बोधगम्य प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है, वीर रस है, ओज गुण है, मुक्त छंद है, उपमा अलंकार है। आशा है आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।